सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसे कि विजय ने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम है महेंद्र बोराटे और करीब करीब लास्ट 20 साल से मैं इस फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहा हूँ। इस 20 साल में करीब करीब 100 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स एसोसिएट्स की टीम मेरे साथ है और इन सब के जरिए 20,000 से भी ज़्यादा लोगों तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम पहुंचाए हैं। हमने जीवन गौरव की ओर से एक सपना देखा है, एक विजन है या एक संकल्प लेके चले हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सोसाइटी बनाए, एक आर्थिक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण करें। और मेरे ये 100 दोस्त जो मेरे बिजनेस एसोसिएट्स है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स है, वो लोगों को जाके मिल के उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करें, आर्थिक निर्भर आत्मनिर्भर कैसे बने, ये समझाते हैं, ये सिखाते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो, एक कोविड सिचुएशन में हमें सबको मिल पाना, मेरे इन दोस्तों को आप सबको मिल पाना मुश्किल हो रहा है। तो उसकी वजह से हमने एक नया प्रयास शुरू किया आज से, और आने वाले दिनों में हमने सोचा है कि हर एक संडे को एक नया संडे का फंडा लेके आपसे मिले और मनी मैनेजमेंट के अलग अलग तंत्र और अलग अलग मंत्र आपके साथ शेयर करें, जो हमने 20 सालों से हमने सीखे हैं और हम खुद जिसके ऊपर चलना शुरू किए या चल रहे हैं, और हम खुद जिसके ऊपर अमल करना शुरू किए हैं, अमल कर रहे हैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत, हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अच्छा दोस्तों, शुरुआत में मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पे आपके साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ, साझा करने वाला हूँ। जो 20 साल से मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी 20 साल मैं इस फील्ड में हूँ, हमारी टीम 20 साल से इस फील्ड में काम कर रही है। तो बट ऑब्वियस है कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप फाइनेंशियल मार्केट में हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाते हो, बताते हो, तो आप हमें बताइए कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है। और जिसका आंसर मेरे पास होता है कि देयर इज नथिंग एज बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कि भाई बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर क्या होता है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट करके कुछ होता नहीं है तो होता क्या है? फिर आप बताते क्या हो? तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि इट इज इन द मिक्स, कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स के अलग अलग जो तरीके हैं, उन तरीकों का मिक्सचर करना बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो क्या क्या तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के? बहुत सारे तरीके हैं। पोस्ट से लेके आरडी, एफडी, बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, गोल्ड होता है, प्रॉपर्टी होती है, म्यूचुअल फंड होता है, शेयर मार्केट होते हैं, कमोडिटी मार्केट है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे बातें हैं। तो इन सब इन्वेस्टमेंट्स का एक प्रॉपर मिक्स बनाना चाहिए। तो चलो फिर वो लोग मुझे बोलते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट बेस्ट मिक्स, अच्छा मिक्स कौन सा बताओ। मतलब म्यूचुअल फंड के साथ क्या प्रॉपर्टी लिया जाए, क्या प्रॉपर्टी के साथ गोल्ड लिया जाए, कि गोल्ड और इंश्योरेंस अच्छा रहेगा, कि इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा, कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स मार्केट अच्छा रहेगा, कमोडिटी अच्छा रहेगा। तो लोग मुझे पूछते हैं कि बेस्ट मिक्स क्या होता है। तो मेरा जवाब उनको होता है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड मिक्स। क्या आपको स्क्रीन मेरी दिख रही है? कि भाई ऐसा कोई स्टैंडर्ड मिक्स होता नहीं है। तो फिर कैसे किया जाता है? कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मिक्स नहीं है, तो क्या करना है? तो आज के सेशन के शुरुआत में ही मैं आपको इन्वेस्टमेंट के 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम इसको ध्यान से देखें कि कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं,
3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट की, 3 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के। क्या क्या अंग है उसके? तो सबसे पहले होती है सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब क्या है? सुरक्षा, सिक्योरिटी। लेकिन किसकी? किसकी सेफ्टी? तो हमारे इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी, हमारे जो लागत है, हमारे जो पैसे लगे हुए हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी सिक्योरिटी, वो एक इम्पोर्टेंट अंग है। वो एक इम्पोर्टेंट बात होती है, इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है इन्वेस्टमेंट की, कि भाई हमने कहीं पे पैसा लगाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ब्याज तो छोड़ो, हमें हमारा कैपिटल, हमारा मुद्दल भी खोना नहीं पड़े, ऐसा तो नहीं है। तो सेफ्टी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, सेफ्टी के साथ और क्या है? तो दूसरी आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जब मुझे पैसा चाहिए तब वो पैसा मुझे अवेलेबल हो। मतलब बैंक में मैंने पैसा रखा है अगर, तो मैं जब चाहे जाके निकाल लूं, तो मतलब ये इन्वेस्टमेंट लिक्विडिटी मुझे देती है, मुझे ये क्वालिटी देती है, ये डायमेंशन मुझे देती है, ये फैसिलिटी, ये बेनिफिट मुझे देती है कि जब भी चाहे तब मैं अपना फंड, अपनी इन्वेस्टमेंट को लिक्विड कर पाऊं, जब चाहे निकाल पाऊं, जब चाहे उसे कैश में तब्दील कर पाऊं। आर यू गेटिंग मी? क्या मैं आपको ये समझा पा रहा हूं? यस सर। यस, थैंक यू। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट अंग इन्वेस्टमेंट का है, या तीसरी क्वालिटी जो इन्वेस्टमेंट की होती है, वो होता है यील्ड। यील्ड का मतलब है रिटर्न्स, कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न्स कितने मिलते हैं। तो अभी मैं आपको एक चौंकाने वाली, एक सरप्राइजिंग बात शेयर करूंगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ले लो, आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप और हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, हम प्रॉपर्टी गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट लो। अच्छा, हालांकि इसमें सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का थंब रूल होता है। थंब रूल ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इज सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल। कैपिटल तो सेफ रहे, सिक्योर रहे, चलो, लेकिन फिर भी इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि कुछ सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स है, अभी हमने जो बात की, कुछ सेविंग्स के इंस्ट्रूमेंट है और कुछ इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट्स के। लेकिन चलो, हम इसको सबको इन्वेस्टमेंट कहे, तो इन्वेस्टमेंट की बात अगर करें, तो इन्वेस्टमेंट के ये 3 पहलू होते हैं, 3 मुख्य अंग होते हैं, या 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 पहलू होते हैं। और ये सरप्राइजिंग बात है कि अगर हम इसमें से एक चाहे, तो 2 पे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तड़जोड़ जिसको हम कहते हैं, तड़जोड़ करनी पड़ेगी। अगर मुझे सेफ्टी चाहिए फंड्स की, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा फंड, मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, मेरा फंड कभी डूबे नहीं, मेरे पैसे कभी डूबे नहीं, तो मुझे फिर लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, मतलब मैं जब चाहूं निकाल नहीं पाऊंगा, मतलब उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। और अगर मैं सेफ्टी चाहता हूं, तो या तो लिक्विडिटी और यील्ड, मतलब रिटर्न्स, मतलब ब्याज, इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसके साथ मुझे तड़जोड़ करनी पड़ेगी, मतलब उससे मुझे हाथ धोना पड़ेगा, या कम, मतलब समझौता करना पड़ेगा। अगर मैं सेफ्टी चाहूं, तो लिक्विडिटी और यील्ड मुझे कम मिलेंगे। आप देख लो। अच्छा, मुझे लिक्विडिटी चाहिए, मुझे चाहिए कि मैंने पैसा रखा है और जब चाहे मैं उसे निकाल पाऊं, जब चाहे मैं उसे कैश में परावर्तित, रूपांतरित या तब्दील करूं, जब चाहे मुझे पैसा मिले, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट मुझे यील्ड और सेफ्टी कम देगी। यील्ड और सेफ्टी पे मुझे समझौता करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और जब मैं यील्ड के पीछे भागू, मैं चाहूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट, मेरे फंड्स, मेरी एसेट मुझे ज्यादा यील्ड दे, मुझे ज्यादा रिटर्न्स दे,
तो अगर मैं रिटर्न्स के पीछे भागूंगा तो सेफ्टी और लिक्विडिटी से हाथ धोऊंगा, या सेफ्टी और लिक्विडिटी के साथ समझौता करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज करता हूँ। मतलब जहां यील्ड ज्यादा होता है वहां पे एसेट की, इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी कम होती है। हमने अक्सर देखा है, हमने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इसके ऊपर शायद हमने गौर कभी नहीं किया है। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट के यही तीन पहलू, मुख्य अंग या तीन डायमेंशंस है, तीन अलग अलग देखने के तरीके हैं। थ्री क्वालिटीज ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड यील्ड। तो अभी इसके आगे चलते हैं कि रिसेंटली, अभी मैं थोड़ा सब्जेक्ट पे आता हूँ कि रिसेंटली एक स्टडी हुआ है, और ये स्टडी किसने किया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिपार्टमेंट में जो सर्वे किया, स्टडी किया, अभ्यास किया, इस अभ्यास में उन्हें क्या मिला, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अच्छा, बीच बीच में आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आप समझ रहे हो और यू आर विथ मी। चलेगा ना, मैं कुछ सवाल पूछूंगा तो? यस सर, यस सर। यस, थैंक यू। तो अभी इन्होंने जो सर्वे किया, वो सर्वे किया ऐसे लोगों का जिन्होंने अपना करियर 25 साल की उम्र में चालू किया, मतलब कमाना शुरू किया, बिजनेस, नौकरी, जॉब, सर्विस, व्हाटएवर, किसी ना किसी तरीके से कमाना शुरू किया, अपना रोजगार शुरू किया, और करीब करीब 60-65 की उम्र होने तक वो कमाते रहे। अभी एक करीब करीब 40 साल की जर्नी, और अक्सर यही होता है, हम लोग भी इसी उम्र में कमाना शुरू करते हैं और इसी उम्र तक कमाते हैं। तो मतलब 65 ईयर्स तक, 60-65 ईयर्स तक कमाने के बाद जो लोग अभी रिटायरमेंट की लाइफ जी रहे हैं, या जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं, या जो लोगों ने अपना कारोबार अपनी अगली जनरेशन के सुपुर्द किया है, उनको सौंपा है, और अभी वो जो आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाहते, गुजारना चाहते, उन लोगों का स्टडी किया, उन लोगों का सर्वे किया, और उन्होंने क्या पाया, उन्हें क्या मिला। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट का स्टडी है, जो कहता है कि आउट ऑफ 100 उन्होंने जो स्टडी किया, तो 100% में से परसेंटेज उनको जो मिले, आउट ऑफ 100 54 आर डिपेंडेंट। 54% लोग जो है वो डिपेंडेंट है। अभी देखिए दोस्तों कि 25 साल की उम्र से इन्होंने, या जिनका सर्वे किया उन लोगों ने, अर्निंग करना, रोजगार या इनकम करना अपनी लाइफ में शुरू किया। अभी 25 साल से लेके 65 साल तक, 65 एज तक इन्होंने अर्निंग किया, पैसा कमाया, और एक करीब करीब 40 साल पैसा कमाने के बाद, हर महीने कुछ इनकम अर्न करने के बाद, गेन करने के बाद, जब ये रिटायर हुए, अभी अपनी मनचाही जिंदगी जीना है, जिनको जिनको अभी आराम करना है, जो 40 साल आराम नहीं कर पाए थे, इन आराम के दिनों में इनमें से 54% लोग, 54% लोग जो है वो डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है? दूसरों के ऊपर निर्भर है। छोटी से छोटी चीज अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उसके लिए उन्हें और किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। बिल्कुल नहीं। अच्छा, 54%, 54%, अभी ये परसेंटेज भी क्या कम है? बिल्कुल नहीं। 54% मतलब बहुत सारा, मेजॉरिटी हम जिसको बोलते हैं, बहुमत जिसको बोलते हैं, कि 51% में, अभी यूएस की इलेक्शन अभी चालू है, हम देखते हैं कि 51% में, या हमारे यहाँ भी 51% में तो सरकारें बनती है, और यहाँ पे 54% मतलब मोर देन मेजोरिटी, 54% लोग दूसरों के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है? अपने बच्चों के ऊपर हो सकता है, अगर बच्चे नहीं है तो अपने रिलेटिव्स के ऊपर हो सकता है, अगर रिलेटिव्स नहीं है तो आश्रम या समाज के ऊपर निर्भर है।
मतलब एक तरह से ये लाचारी का जीना है। छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों के सामने लाचार होना या दूसरों के सामने हाथ पसारना, ये अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे। अच्छा चलो, फिर बचे हुए लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं क्या? तो ये स्टडी, ये सर्वे आगे कहता है कि इनमें से 36% आर डाइड। देखिए दोस्तों, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, कुछ लोग पुणे से ज्वाइन किए या कहीं से भी ज्वाइन किए हो। देखो, रोजमर्रा की हम जिंदगी में हम देखते हैं कि इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में या इस रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज सवेरे सवेरे उठ के अपने रोजगार पे, अपने काम पे, धंधे पे निकल जाते हैं। रात को लेट घर पे आते हैं। ना हमें अपने बच्चों को समय देना मिलता है, ना हम अपने परिवार को समय दे पाते हैं, ना हमारे रिलेटिव्स दोस्तों के साथ समय गुजार पाते हैं। और जब रिटायर हो जाते हैं और हम अपने परिवार को, अपने आप को, अपनी हॉबीज को कुछ समय दे सके, इस टाइम पे, इस मकाम पे 36% लोग डेथ हो गए, डाइड हो गए, मर गए, एक्सपायर हो गए। अभी देखिए, इसमें से भी 36% में भी मेजॉरिटी लोग है, या 50% कह सकते हैं, 18% आउट ऑफ 36 किसके लिए मरे हैं कि इनको रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में कुछ बीमारी हो गई और बीमारी का इलाज करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि अभी हार्ट का प्रॉब्लम है, बाईपास करना पड़ेगा, आप 10 लाख भरो, तो ये भर नहीं पाए, तो डॉक्टर ने बोला घर लेके जाइए। अभी 40-40 साल काम करने के बाद अगर ये हालत होती है, 40-40 साल काम करने के बाद अपने इलाज के लिए अगर इनके पास पैसे नहीं है, तो क्या अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर इसके आगे बचे हुए जो लोग हैं, 5% आर स्टिल वर्किंग। दोस्तों, ये लोग तो, मतलब मुझे इन लोगों के प्रति बहुत, मतलब दया आती है कि ऊपर जो बताया है 54% लोग, ये भले डिपेंडेंट है, भले लाचार है, भले और किसी के ऊपर निर्भर है, लेकिन इतने फॉर्चुनेट, इतने भाग्यशाली तो है कि वो किसी के ऊपर डिपेंड कर पाए, किसी के ऊपर निर्भर रह पाए। इतनी अच्छी बात तो उनके बारे में है। अच्छा, 36% जो डेड हो गए, एक्सपायर हो गए, वो भी खुश नसीब है कि भाई छूट गए। लेकिन ये 5% लोग जो है, ये बहुत बहुत मतलब अनफॉर्चुनेट लोग हैं कि ना ये किसी के ऊपर निर्भर रह सके, ऐसी इनके पास कोई फैसिलिटी है, ना भगवान ने इनकी मुक्ति की है। ये लोगों को रात का खाना खाने के लिए, अपना दिन गुजारने के लिए दिन में कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, भले शरीर उनको साथ दे, उनकी बॉडी उनका साथ दे, वो कर पाए या न कर पाए। अभी तो पेंडेमिक में रेलवे बंद है, लेकिन जब रेलवे चालू थी हम देखते थे, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के हम ट्रेन पकड़ते थे। इतनी भीड़ होती है कि चौथी सीट मिलना भी मुश्किल होता है। और ऐसी भीड़ भाड़ भरी ट्रेन में हम कुछ लोग देखते हैं कि जिनकी उम्र हो चुकी है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लास्ट में आते हैं और उनको सीट तो छोड़ो, उनको खड़ा होने का मुश्किल है। तो इस उम्र में भी इनको काम करना पड़ता है। अभी ये देखिएंगे कि 54, 36 और 5 टोटल कितने हो गए? कौन बताएगा मुझे? 54, 95। 95। तो 95% लोग इस हालत में है। अच्छा, फिर बचे हुए क्या सक्सेसफुल है या बचे हुए अच्छे गए? तो देखते हैं कि हाँ, 4% या 4 आर इंडिपेंडेंट, मतलब वो अपनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, मतलब भले अय्याशी की, रईसी की जिंदगी भले नहीं, लेकिन वो किसी के ऊपर निर्भर तो नहीं है। तो ये 4% लोग आत्मनिर्भर है। और बचे हुए लोग, जो बचे हुए 1% है, वो लोग है, वन इज वेल्दी और रिच।
अगर हम इसको देखेंगे तो क्या है कि 54% डिपेंडेंट, 36 डाइड, 5 आर स्टिल वर्किंग, 4 आर इंडिपेंडेंट और 1% इज वेल्दी और रिच। तो फिर समाज में, अच्छा ये सर्वे किसका है? गवर्नमेंट का है। तो ये सर्वे हमें क्या सिखाता है कि मेजॉरिटी जो लोग है, ज्यादातर लोग जो है, वो ज्यादातर लोग अपने लाइफ में क्या फाइनेंशियली सक्सेसफुल रहे, हम इनको फाइनेंशियली सक्सेसफुल बोल सकते हैं। आर्थिक रूप से क्या ये लोग सक्सेसफुल है, यशस्वी है अपने लाइफ में, क्या कहेंगे हम? दूसरा एंगल ना देख के फिनेंशियली मैं बात करूंगा कि फाइनेंशियली क्या ये लोग अपने लाइफ में 95% लोग सक्सेसफुल है? क्या कहते हो आप? नहीं है। नहीं है। तो क्या है फिर? फेल्यूर है। तो भाई ये फेल क्यों होते हैं? इतनी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में लोग फेल क्यों होते हैं? क्या रीजन हो सकता है? आइए देखते हैं। तो पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल। क्या कोई फेल होने का प्लानिंग करता है? जैसे बच्चे जो स्कूल में फेल हो जाते हैं, क्या वो प्लानिंग करके फेल हो जाते हैं कि भाई चलो मैं 4-4 5-5 घंटा टीवी देखूंगा, फिर 5-6 घंटा खेलूंगा, मतलब इस तरह से प्लानिंग करके फेल हो गया? ऐसे बच्चे होते हैं कोई? नहीं। तो कोई फेल होने का प्लानिंग थोड़ी करता है। तो पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। लोग अक्सर प्लानिंग करने में फेल हो जाते हैं, फेल होने का प्लानिंग नहीं करते, लेकिन प्लानिंग करने में ही फेल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि लोग ये प्लानिंग करने में फेल क्यों होते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया है, जो अभ्यास किया है, जो स्टडी किया है, उस स्टडी ने कुछ नतीजे निकाले हैं। वो स्टडी के जरिए उन्होंने कुछ रीजन ढूंढ निकाले कि भाई क्यों ऐसे लोग फेल होते हैं, उसके रीजंस ढूंढ निकाले। तो आइए हम देखते हैं कि ये रीजंस क्या है, व्हाई दे फेल टू प्लान। सबसे पहला जो रीजन इस डिपार्टमेंट ने ढूंढ निकाला है, वो रीजन है पीपल डोंट नो हाउ टू प्लान एंड नॉट रियलाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स। तो ये 95% लोग जो है, जो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, हार जाते हैं, इनमें से ये ज्यादातर लोग जो है, इनको किस तरह से प्लान करे यही पता नहीं है, सेविंग का इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है। महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने कहा था कि इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। तो ये अविद्या जो है, कौन सी विद्या इंपॉर्टेंट है? क्या एमए, बीए, बीकॉम, बीएससी ये डिग्रीज ने रोजमर्रा की जिंदगी जो है ना, उसमें जीने की विद्या इंपॉर्टेंट है, ये फिनेंशियल स्किल इंपॉर्टेंट है। और ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि बच्चों को स्कूल में ये फिनेंस नहीं सिखाते हैं। मैं आज आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे सेशंस हर संडे को होंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप अपने आप को म्यूट करिए। ऐसे सेशंस हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को आपको लेके आए, जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, आर्थिक साक्षरता के बारे में आपको बताया जाएगा। तो कोशिश करें आप कि आपके बच्चों को भी आप लेके बैठे साथ में। तो शायद, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं दे पाते, या अगर हम देना भी चाहे तो बच्चे उसके ऊपर ध्यान दे, सुने या नहीं, अनसुना भी कर सकते हैं। अच्छा, स्कूल में तो ये शिक्षा मिलती ही नहीं है, तो शिक्षा मिलने का जरिया या शिक्षा मिलने का तरीका क्या हो सकता है, कहाँ से लेंगे ये शिक्षा? तो हम कोशिश करेंगे कि हर संडे को ऐसा कुछ सेशन थोड़ा थोड़ा देर रखें, और जिसके ऊपर आप अपने बच्चों को फिनेंशियली लिटरेट कर सकते हैं, उनको ये फाइनेंस का थोड़ा सा नॉलेज मिल सकता है। तो ज्यादातर लोग जो फेल होते हैं वो इसी वजह से फेल होते हैं कि दे डोंट नो हाउ टू प्लान एंड नॉट रियलाइज्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग।
बचत क्यों करना चाहिए। भाई देखिए, आपको जिन्होंने भी यहाँ पे इनवाइट किया है उन्होंने आपको बताया होगा, उन्होंने आपसे जिक्र किया होगा कि पैसे या हमारा इनकम जो होता है वो हमारा इनकम एक पानी की बहाव की तरह होता है। मतलब क्या है, फ्लो ऑफ वाटर, पानी का प्रवाह जो होता है, पानी का बहाव जो होता है, उसको अगर हम सही दिशा नहीं दे पाए, अगर हम उसको सही डायरेक्शन नहीं दे, तो पानी का बहाव अपना डायरेक्शन, अपनी दिशा खुद फिक्स करता है, खुद ढूंढ लेता है। पैसे भी उस वैसे ही है, हमारा इनकम भी वैसा ही है। अगर हम हमारे इनकम को, अगर हम हमारे मनी को, हमारे पैसों को अगर योग्य दिशा नहीं दर्शाए, उसके लिए अच्छी डायरेक्शन नहीं दे, तो अपनी डायरेक्शन, अपनी दिशा खुद ढूंढ लेगा और निकल जाएगा। और एक बार जो पानी निकल गया तो उसको फिर बाद में काम में नहीं ला जा सकता। बस उसी तरह से इस सेविंग जो है, उस सेविंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको और अच्छे तरीके से आगे देखेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अक्सर ज्यादातर लोगों को जो फेल होते हैं उन लोगों को प्लानिंग करना चाहिए लाइफ में, कुछ प्लानिंग होना चाहिए, कुछ आगे प्रॉपर सेविंग करना चाहिए। ये उनको पता ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं जानते हैं, इसकी वजह से फेल होते हैं। अच्छा, दूसरा रीजन इस डिपार्टमेंट ने जो ढूंढा है वो दूसरा रीजन है लैक ऑफ स्पेसिफिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कमी है स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की उनके लाइफ में, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। अभी स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि भाई देखो, आज हम कहीं भी जाते हैं तो आज हमारे पास एक अच्छा टूल अवेलेबल है जिसको हम गूगल मैप कहते हैं कि अनदेखी या अननोन जगह पे हम कभी जाते हैं और हमें रास्ता पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, गूगल मैप के जरिए पहुंचते हैं। नोन जगह है, मेरा घर है, मुझे जहाँ पे रोज मैं जाता हूँ आता हूँ, वहां पे जाने आने के लिए मुझे गूगल मैप की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अनदेखी अनसुनी जगह पे कहीं पे जाना है, अननोन जगह पे जाना है, तो उस जगह पे जाने के लिए मुझे मैप का सहारा लेना पड़ता है। अभी गूगल मैप पे पहले नक्शे हुआ करते थे, लेकिन ये नक्शा, ये मैप अगर हमारे साथ में है तो हमें वहां जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती है और हम आराम से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत बार ये जो लोग फेल हुए, इनके पास ये कोई गोल ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, कुछ डेस्टिनेशंस उन्होंने बना के रखे नहीं है, उनके पास नक्शा नहीं है, उनके पास मैप नहीं है। और मैं आपको एश्योरेंस दिलाऊंगा कि आपको जिन्होंने भी यहाँ पे कॉल किया है, जिन्होंने भी यहाँ पे आपको इनवाइट किया है, दे विल गिव यू प्रॉपर, दे विल हेल्प यू डिजाइनिंग योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दे विल हेल्प यू प्लानिंग योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर कैसे होना चाहिए, आपका लाइफ में आपके क्या गोल्स हो सकते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, क्या सपने हो सकते हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जा सकता है, वो बताने में वो आपकी मदद जरूर कर पाएंगे। आगे तीसरा रीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ढूंढा है फेल होने का, वो है कि मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, दैट इज ब्लाइंड रेस फॉर हाई रिटर्न्स। अभी ये रीजन जो है, ये रीजन मुझे बहुत तकलीफ देता है, आपको भी तकलीफ देगा, आपको भी समझेगा। अभी पहले रीजन से जो फेल हुए हैं कि भाई इंपॉर्टेंस ही पता नहीं है सेविंग का और कैसे प्लानिंग करना है वही पता नहीं है और फेल हो गए। चलो एक बार मान लिया कि भाई नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, गवार थे, अभी नहीं जान सकते थे इसके लिए फेल हो गए, चलो माफ किया जाए। कुछ लोग हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की कमी के कारण, वो ना होने के कारण फेल हो गया, चलो इनको भी पता नहीं है, अनजाने हैं तो भटक गए रास्ता, भूल गए, चलो फिर भी मान लेते हैं, चलो माफ किया। लेकिन ये लोग जो फेल हुए हैं, इनको पता है, इनको पता है कि इंपॉर्टेंस क्या है सेविंग का, इनको पता है प्लानिंग क्यों करना चाहिए,
इनको पता है कि गोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स के मल्टीट्यूड चॉइसेस में, मतलब मल्टीपल चॉइसेस में, भूल भुलैया में भूल जाते हैं या भटक जाते हैं। ब्लाइंड रेस फॉर हाई रिटर्न्स, मतलब ज्यादा रिटर्न्स, ज्यादा यील्ड मिलने के चक्कर में, ज्यादा रिटर्न्स के पीछे में अपना कैपिटल भी, मैं अक्सर बोलता हूं कि व्याजाला सोकला आणि मुद्दलाला मुकला। तो ज्यादा रिटर्न्स के हव्यास में, ज्यादा रिटर्न्स की चाहत में वो अपना कैपिटल भी, अपना मुद्दल भी, अपनी लागत को तक गवा बैठते हैं। तो मल्टीट्यूड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, तो जितने ज्यादा चॉइसेस है, और मैंने शुरुआत में आपको कहा है कि 3D ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के 3 डायमेंशंस होते हैं। अगर मैं यील्ड के पीछे भागू, अगर मैं हाई रिटर्न्स के पीछे भागू, तो सेफ्टी और लिक्विडिटी पे मुझे कॉम्प्रोमाइज करना तो पड़ेगा। अगर मैं सेफ्टी के पीछे भागू तो मुझे यील्ड और रिटर्न्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अगर मुझे लिक्विडिटी चाहिए तो मुझे सेफ्टी और यील्ड के ऊपर कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तीनों के तीन मुझे एक साथ नहीं मिल सकते। एक मुझे चाहिए, मुझे अपना, इसके लिए बोला ना कि कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना चाहिए, हमारा प्लानिंग होना चाहिए, और जिसकी हिसाब से या जिसके लिए मुझे कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो डिसाइड करना चाहिए। और मैं आपको एश्योर करता हूं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिसने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, जिसने भी आपको बुलाया है, वो आपको ये कौन सा इन्वेस्टमेंट चॉइस है, मल्टीट्यूड्स, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस है आपके पास, लेकिन उसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो आपको आपके गोल तक, आपके ऑब्जेक्टिव तक पहुंचाएगा, इसमें आपकी ये मदद जरूर करेंगे। प्रोफेशनल्स है, आज तक इन्होंने जाके करीब करीब 20,000 लोगों की, हमारे टीम जीवन गौरव से करीब करीब 20,000 लोगों को इन्होंने फिनेंशियली, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर या डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनाया है। आपकी भी वो हेल्प करेंगे, वो सीखे हुए। हालांकि आज ये पैंडेमिक सिचुएशन में, इस कोविड की सिचुएशन में शायद ये लोग आपसे मिल नहीं पा रहे, तो इसके लिए ही हमने ये जूम मीटिंग या डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया है। और आपको भी ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ये मार्गदर्शन, ये गाइडेंस, ये हेल्प ये लोग कर सकते हैं। अच्छा, चौथा रीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस डिपार्टमेंट ने ढूंढा है कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं, व्हाई दे फेल टू प्लान, तो चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है कि ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग, वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी विच रेयरली हैपन्स। तो अभी ये लोग भी जो है, इनके ऊपर दया करने जैसी है कि इनको भी प्लानिंग पता है, इनके पास भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन ये हमेशा जो है वेटिंग फॉर फेवरेबल टाइम एंड मनी, जो कि रेयरली हैपन्स, बहुत, मतलब ये होता ही नहीं है। ये फेवरेबल टाइम और फेवरेबल मनी अपने लाइफ में कभी आया है? हमने अक्सर क्या किया है कि हमने अक्सर अच्छे दिनों का इंतजार किया है क्या, लेकिन अच्छे दिन आए हमारी जिंदगी में? तो अच्छे दिन तो सिर्फ इंतजार करने की बात है, अच्छे दिन अभी आए नहीं है। तो ये लोग भी जो है ऑलवेज पोस्टपोन प्लानिंग, इन्होंने क्या किया, इस प्लानिंग को हमेशा पोस्टपोन किया, हमेशा पोस्टपोन किया कि अभी पैसे नहीं, अभी क्या करते हैं, अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा। हमें पता है हमारे पास स्पेसिफिक गोल्स भी है, ऑब्जेक्टिव्स भी है, हम सेविंग करना भी चाहते हैं, हम बचाना भी चाहते हैं, हमें इम्पोर्टेंस भी पता है सेविंग का, लेकिन थोड़ा सा रुक जाते हैं, अभी फेवरेबल टाइम नहीं है, या अभी फेवरेबल मनी, जितने पैसे चाहिए सेविंग कर सकूं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। और मतलब मैंने वो स्टोरी इसके बारे में बहुत अच्छी सुनी थी कि 100 ऊंट होते हैं, वो एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि 100 ऊंट होते हैं, और ये 100 ऊंट का जो मालिक है, वो 100 ऊंट का मालिक एक जन को नौकरी पे रखता है, और उसका काम है, उसको बोलता है कि भैया तेरा काम ये है कि तुझे रोज 100 ऊंट का दाना पानी दे के, उनको खाना पीना खिला के, ये 100 के 100 ऊंट रात को जब सो जाएंगे,
तो आप सो सकते हो, तब तक आपको सोना नहीं है। अभी ये कहकर वो मालिक तो चले गए, अभी ये नया नया जो नौकर है या नया नया जो आदमी काम पे लगा है, उसने ये 100 ऊँट का दाना पानी तो कर लिया, इन 100 ऊँट को खिलाया पिलाया, और रात को अभी ये 100 ऊँट को सुलाने की कोशिश कर रहा है, और देख रहा है कि एक ऊँट सो गया, 2 ऊँट सो गए, 10 15 20 25 50 60 70 80 ऊँट सो गए, लेकिन 20 ऊँट सोए नहीं, और पूरी रात इसकी गुजर गई, ये पूरी रात सो नहीं पाया। दूसरे दिन इसने कोशिश की, और दूसरे दिन रात को सबको दाना पानी देके, सबको खाना पीना खिला के, ये उनके ऊपर हाथ फिरा के, हाथ घुमा के, भाई सो जाओ सो जाओ, कल रात को मुझे सोने को नहीं मिला, आज भी अगर आप नहीं सोओगे तो मुझे सोने नहीं मिलेगा, ये कह के उसने 80 नहीं, आज के दिन 90 ऊँट सुला दिए, लेकिन 5 ऊँट है जो नहीं सोए। तो दूसरा दिन भी इसका बगैर नींद के गया, और 24 48 घंटे से वो सोया नहीं है, उसकी हालत खराब है। अभी तीसरा दिन है, और तीसरे दिन इसने बहुत कोशिश करके, बहुत प्रयत्न करके उसने 95 ऊँट सुलाए, 95 ऊँट सुलाए, और थोड़ी देर के बाद एक 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 कोशिश करके उनके ऊपर हाथ फिरा के, कैसे घुमा के, क्या क्या करके, लोरी सुना के, कैसे भी करके 99 ऊँट सुलाए। अभी एक ऊँट सोना बाकी है, और वो उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया तू सो जा, 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, मेरी हालत खराब है, आज अगर मैं नहीं सोऊंगा तो मैं रियली मर जाऊंगा। और ये, लेकिन ये ऊँट है कि मानता नहीं। तो इस ऊँट को सोने के लिए इसने क्या किया कि उसके गले में जो रस्सी है, वो रस्सी को लेके जोर से खींचा कि भैया बैठ नीचे और सो जा, लेकिन वो ऊँट सोया तो नहीं, लेकिन उसके गले में जो घंटा जो थी, वो रस्सी के खींचने से जोर से बजी, और उसकी आवाज से जो सोए हुए ऊँट थे वो भी उड़ गए। अब ये स्टोरी क्या बताती है मुझे, या क्या सिखाती है यहाँ पे, कि भाई ये जो हम जो वेट करते हैं फेवरेबल टाइम और मनी का, ये 100 ऊँट है हमारी जिंदगी में, जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ये 100 ऊँट के भांति है। ये सारे के सारे ऊँट कभी भी एक साथ सोने वाले नहीं है। हम अगर सोचे कि सारे ऊँट सो जाए या सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, और उसके बाद में मैं प्लानिंग करना शुरू करूं, उसके बाद में मैं सेविंग करना शुरू करूं, उसके बाद में मैं अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाऊं, तो ये शायद मुश्किल नहीं, मतलब शायद ये पॉसिबल नहीं होगा, इम्पॉसिबल टास्क है। समुद्र के तट पे या समुद्र के बाजू में खड़े रह के वो इसका इंतजार करना है कि लहरें खत्म हो जाए और फिर मैं तैरने के लिए उतरूं, तो ये समुद्र की लहरें जो है वो कभी खत्म होने वाली थोड़ी है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे उन लहरों की तरह और उन 100 ऊँट की तरह है कि जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, और हमें जो है वो पहला स्टेप उठा लेना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। हजारों मीलों की जर्नी भी है तो पहले कदम से शुरू होगी ना, एक कदम तो उठाना पड़ेगा, भले दिक्कत है भले प्रॉब्लम है। और जैसे मैंने बोला कि हमारा पैसा जो होता है वो पैसा एक पानी की बहाव की तरह है, और जिसको अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर दिशा नहीं देते हैं, तो वो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, और अपना रास्ता बनाएगा तो वापस काम में नहीं आएगा। बस उसी की तरह ये पानी का बहाव जो है ना, ये रास्ता बनाने के टाइम पे क्या करता है, देखो कि ये रास्ता बनाने के टाइम पे कभी ये नहीं देखता कि मेरे पास रास्ता नहीं है, कि बीच में पत्थर है। अभी हमने देखा है कभी ये नदी नाले से या पहाड़ से जब पानी आता है नीचे, तो उसके बीच में कितने मतलब अड़चने होती है। तो हमने कभी देखा है कि पानी का बहाव बीच में पत्थर आ गया तो रुक गया, बोला पहले पानी ये पत्थर हटाओ फिर मैं आगे जाऊंगा? नहीं, वो तो अपनी दिशा खुद बना ही लेता है। पत्थर बीच में आ गया तो पत्थर के बाजू से, दूसरे बाजू से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी रास्ता निकाल के वो चला जाएगा। हमारे प्रॉब्लम्स भी ऐसे ही होते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगे, रास्ता हमें बनाना है, खुद को रास्ता बना के आगे निकलना है। आर यू गेटिंग मी? आर यू ऑल विथ मी? Yes, sir. क्या Yes, आप sir. है? Yes, sir. यस, थैंक यू। Yes, sir.
और ये 4 रीजंस के साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट ने ढूंढा है, वो रीजन है कि लोग क्यों फेल होते हैं अपनी जिंदगी में, प्लानिंग में क्यों फेल हो जाते हैं। पीपल डिड नॉट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। क्यों फेल होते हैं लोग प्लानिंग में? तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब ये 4 रीजन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नो वन persuaded them to plan and act immediately। किसी ने भी इनकी लाइफ में इनको आज के आज प्लान करो और आज के आज उसके ऊपर अमल करो ऐसा बताया नहीं, परस्यू नहीं किया, थोड़ी सी जोर जबरदस्ती नहीं की, थोड़ा सा प्यार की जो जबरदस्ती होती है वो की नहीं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसको समझता हूँ कि उनकी लाइफ में उनको ऐसा कोई मिला नहीं जो इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव डाले कि भैया मैं कहता हूं तो कर। इंपॉर्टेंट है सेविंग करना, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करोगे कब। क्योंकि टाइम निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, देखते देखते आज का कल, कल का परसों, नरसों, ऐसे होते होते समय हाथ से रेत की तरह निकलता जाएगा, फिसलता जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो भले 10,000 नहीं बचाओ, भले 5,000 नहीं बचाओ, भले 2,000 बचाओ, भले 1,000 बचाओ, भले 500 बचाओ, लेकिन कब? आज बचाओ। एक अच्छी स्टोरी मुझे इसके ऊपर याद आती है, आपने भी सुनी है, बहुत बार आपने सुनी है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन में बताओ आपको, आपके साथ शेयर करूं कि वो जो एक राजा है और राजा की इकलौती लड़की है, राजकन्या इकलौती है, और वो राजकन्या का अभी वो शादी के लायक हो गई है, शादी की उम्र में आई है, और वो राजा ने डिसाइड किया कि अभी इस राजकन्या का हम स्वयंवर रचाते हैं। और इस राजकन्या का स्वयंवर उसने ऐलान किया, जाहिर किया, अनाउंस किया कि भाई हमारे गांव की ये जो नदी है, ये नदी को जो तैर के क्रॉस करेगा, तैर के पार करेगा, उसको हम हमारी राजकन्या और उसके समेत, उसके साथ साथ हमारा आधा राज्य भी दे देंगे। हालांकि उसको लड़की के सिवा कोई है नहीं है, तो उसने ये बोल दिया। अभी ये जो नदी है, इस नदी को तैर के जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, स्विमिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस नदी में जो मगरमच्छ है, जो क्रोकोडाइल्स है, या जो पानी के ऐसे जीव है जो आदमी को छोड़े नहीं, खा जाए, उनमें से तैर के जाना, उनमें से रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है। और ये गांव वालों को, नगर वालों को सबको पता है ये। तो जो दिन डिसाइड हुआ था, उस दिन पूरे नगरवासी, सारे लोग उस नदी के किनारे जमा हो गए और सब लोग अभी इंतजार कर रहे हैं नदी के तट पे खड़े होके कि कौन है जो अभी छलांग लगाए, कौन है जो अभी जंप करे और नैया पार हो जाए उसकी, या पैल तीर में, या दूसरे अगले वो नदी के किनारे निकल जाए। 10-15 मिनट, 20 मिनट गुजरे, आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया, कोई जंप करने के लिए तैयार नहीं है। अभी लोग थक गए, अभी लोग चाहते हैं कि चलो निकल जाए, कोई आज तैर के नहीं जाने वाला है। और बस लोग वापस निकलने वाले थे कि भाई जोर से आवाज आई पानी के नीचे छलांग लगाने की, जंप करने की। लोग फिर से फिर मुड़ गए, अभी किसने जंप लगाई। और देखते देखते वो नौजवान जिसने छलांग लगाई थी, वो मगरमच्छ, क्रोकोडाइल सबको भूलते हुए, मतलब सबसे पीछा छुड़ाते हुए, सबको चकमा दे के नदी के उस किनारे पहुंच ही गया जहां पर राजा के सैनिक, या राजा के पूरा वो सैन्य जो है वो बैंड बाजा और हाथी के साथ खड़ा था। इनको उठा लिया, हाथी के ऊपर रख दिया, बैठा दिया, और उनको लेके वो शादी का मंडप जहाँ पे है वहां पे वो पहुंच गए। अभी ये जो बंदा तैर के उस पार गया है, उसके चेहरे पे मतलब बड़ा टेंशन है। अभी इसकी शादी रचाई जा रही है, राजकन्या को लाया जा रहा है,
इसको आधा राज अभी मिलने वाला है, लेकिन इसके चेहरे पे टेंशन है। उसको देख के उसके दोस्त बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम इतने टेंशन में क्यों हो, अभी आप राजा बनोगे, आपको राजकन्या मिलेगी। वो बोलता है वो राजकन्या राज्य वो सब छोड़ दो, लेकिन आप उस आदमी को ढूंढो जिसने मुझे धक्का दिया था। क्या समझे हम कि अगर राजकन्या पानी है, अगर राज पाना है, राजा बनना है कल का, तो हमें कोई ना कोई चाहिए जो धक्का दे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा, मैं एश्योरेंस दिलाना चाहूंगा कि आपको जिसने भी यहाँ पे इनवाइट किया है वो शायद आपको ये थोड़ा सा प्यार का धक्का देंगे, लेकिन ये प्यार का धक्का जो है आपका, वो धक्का आपको अपने स्पेसिफिक गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स तक लेके जाएगा। आपके जो सपने हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके परिवार के प्रति, उनको पूरा कराएगा। तो ये वाई ऑर्गेनाइज, क्यों ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्यों लाइफ में लोग फेल होते हैं, इसके बारे में हमने सुना। करीब करीब मेरे हिसाब से 1 घंटा होने को आया है। अभी लास्ट के 10 मिनट बचे हैं और मैं चाहूंगा कि हम क्वेश्चन आंसर करें। अगली सेशन जो हमारी होगी, अगले सेशन में हम देखेंगे और इसमें गहराई से उतरेंगे कि भाई इसको टालने के लिए हमारे पास जो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, कि हम किस राह पर चले, हम किस रास्ते से चले, हम किस तरह से अपना फाइनेंस चुने। क्या इसके लिए कोई प्रिंसिपल बने हैं, क्या इसके लिए कोई रास्ता बना है, क्या इसके लिए कोई राजमार्ग बना है, कोई रॉयल हाईवे है कि जिसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो हमें हमारे लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होना पड़ेगा। ये जो रिग्रेट है, अक्सर हमें क्या होता है कि हम किसी ना किसी रास्ते से तो निकल जाते हैं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं और किसी ना किसी रास्ते से हम निकल जाते हैं, लेकिन ये रास्ते से निकलने के बाद हमेशा हम अनश्योर रहते हैं कि क्या मैंने जो रास्ता चुना, क्या मैंने जो मार्ग अपनाया, क्या वो मार्ग बराबर था। मैं इस मार्ग से चला जाता हूँ और हमेशा मुझे लगते रहता है कि नहीं वो 2 मार्ग बहुत अच्छे थे, मैं इस मार्ग से चला जाता हूँ और मुझे मेरे दिल में हमेशा यही रहता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे गलती किया, पछतावा होता है कि नहीं मुझे ऐसे करना चाहिए था, नहीं मैंने गलती से म्यूचुअल फंड में आ गया, मुझे शेयर्स में जाना चाहिए था, नहीं नहीं मुझे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए थी, वो प्रॉपर्टी लिया, मेरे दोस्त ने, वो कितना अच्छा है, नहीं नहीं वो गोल्ड लेना चाहिए था मुझे। भाई इन्वेस्टमेंट के ये जो अलग अलग ऑप्शंस है, क्या ये ऑप्शंस में ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई फिक्स रास्ता है जो इसके ऊपर चलेंगे तो कभी भी रिग्रेट या पछतावा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल है। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि अच्छा ये क्यों करते हैं, मतलब ये हम ये गलती, ये चुनने की, कौन से रास्ते पे जाने की गलती क्यों करते हैं, तो हम ये फाइनेंस को, ये इन्वेस्टमेंट्स को हम साइकोलॉजिकली देखते हैं, मानसिकता से देखते हैं। और मानसिक मतलब हमारा जो दिमाग है, दिमाग से देखते हैं। और मानसिकता हमारी ये होती है कि प्रेजेंट इज कंटिन्यूअस, हमें हमेशा लगता है कि आज जो चल रहा है, आज जैसा है वैसा ही कल रहेगा। मतलब आज अगर प्रॉपर्टी मार्केट अच्छा है तो हमेशा प्रॉपर्टी मार्केट अच्छा रहेगा। आज अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है तो हमेशा गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती रहेगी। आज अगर शेयर मार्केट में अच्छा रिटर्न्स है तो हमेशा अच्छा रिटर्न्स रहेगा। आज जो अच्छी चीज है वो हमेशा रहेगी, प्रेजेंट इज कंटिन्यूअस, ऐसा हमारा दिल कहता है, या इस मानसिकता से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये मानसिकता गलत होती है। एक दूसरी चीज है फैमिलियरिटी बायस। हमें पता भी है, लेकिन हम हमारे एक इन्वेस्टमेंट के साथ इतने फैमिलियर है, इतने यूज टू है कि हम उसी तरीके को अपनाते हैं। मुझे पता है कि भाई ये मैं इस एक ही इन्वेस्टमेंट के पीछे भागूंगा तो मेरा शायद अच्छा नहीं होगा, या मुझे अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, या मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाऊंगा, लेकिन बावजूद उसके मैं उसी के पीछे भागता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ फैमिलियर हूँ, मैं उसके साथ, मुझे अच्छा नॉलेज है उसमें। तो बाकी चीज में जिसमें नॉलेज नहीं है मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो फिर क्या करना चाहिए, ये फैमिलियरिटी बायस को या प्रेजेंट इज कंटिन्यूअस को छोड़ के हमें चाहिए
कि हम कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर चले, कुछ सिद्धांत, कुछ तत्वों के ऊपर चले, और ऐसे तत्वों के ऊपर अगर हम चलते हैं तो हमें कभी भी जिंदगी में रिग्रेट्स या पछतावा नहीं होगा। तो क्या है ये प्रिंसिपल्स, क्या है ये तत्व कि जिनके ऊपर चलने से, अभी खाने की बात करें, हर एक चीज में प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होती है। खाने की सिर्फ बात करें तो खाने में भी अगर हम आहार शास्त्र के नियम, आहार शास्त्र के प्रिंसिपल, आहार शास्त्र के तत्व अगर फॉलो करेंगे तो हमें कभी आगे जाके पछतावा नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी। क्या इन्वेस्टमेंट में भी ऐसे कोई प्रिंसिपल्स है, ऐसे कोई शाश्वत प्रिंसिपल, शाश्वत तत्व है, मार्गदर्शक तत्व है? हाँ है। लेकिन इस तत्व के बारे में हम अगले सेशन में जानेंगे। आज के लिए बस इतना, अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओवर टू यू विजय, थैंक यू। महेंद्र सर जी, मैं आशा करता हूँ कि सभी दोस्तों को इसका बहुत ही लाभ होगा, और आपके जो नॉलेज में थोड़ा सा हम लोग ज्ञान देने की कोशिश की है। तो हम लोग आगे के एक 5 से 10 मिनट सवाल जवाब हम लोग पूछेंगे, और किसी को भी कोई भी सवाल हो तो अपना आवाज अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं। मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा। मैं एक सवाल से शुरुआत करूंगा सर कि नॉर्मली आम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम लोग पर्टिकुलर एक फंड में, म्यूचुअल फंड का दौर चालू है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड से एक ही जगह पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हम लोग आगे जाके बहुत सारा पैसा मिलने के चांसेस है। ये कितपत सर ये है सही है तरीका? म्यूचुअल फंड की आड़ ही है विजय जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। म्यूचुअल फंड की आड़ ही अगर आपने देखा है तो म्यूचुअल फंड है तो सही है, और मैं भी इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री हूँ कि म्यूचुअल फंड है तो सही है। लेकिन म्यूचुअल फंड ही है तो सही है, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। म्यूचुअल फंड है तो सही जरूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड सही नहीं है। म्यूचुअल फंड के साथ, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि इट इज इन द मिक्स, कोई बेस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक मिक्स होना चाहिए और वो हमारी जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, और भी किसी के सवाल है तो आप पूछ सकते हो आज का जो सेशन हुआ उसके बारे में। और मैं आप सबका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। आप सब ने समय निकाल के आज का ये फिनेंशियल प्रोग्राम, फिनेंशियल लिटरेसी हम जो फैलाना चाहते हैं वो प्रोग्राम आपने अटेंड किया। आप सब ने समय निकाल के, संडे का दिन समय निकाल के आप सब ने ये जो हमारा मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम अटेंड किया, संडे का फंडा ये प्रोग्राम आपने अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला संडे जो है वो दिवाली की वजह से हम नहीं लेंगे, लेकिन आपको जिसने भी इनवाइट किया वो बताएंगे आपको हमारा नेक्स्ट सेशन उसके बाद के संडे को होगा, उसकी लिंक आपको मिलेगी। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को लेके कोशिश करिए कि हमारे बच्चों को ये जो लिटरेचर, ये जो नॉलेज है, ये फिनेंशियल जानकारी है और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि स्कूल में ये सब नहीं सिखाया जाता है, तो ये बच्चों को सीखने की जगह शायद ही यहाँ पे हो सकती है। यस, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सुधीर बोल रहा हूँ। जी सुधीर जी। सर जैसा आपने बताया कि सेविंग करना इम्पोर्टेंट है, तो क्या मैं जी। जान सकता हूँ कि सेविंग कितना और कौन से एज से स्टार्ट करना चाहिए? देखो सुधीर जी, ऐसा है कि जितना जल्दी करे उतना अच्छा है। अभी हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के मार्केट में अगर देखेंगे तो इस इन्वेस्टमेंट के मार्केट में वॉरेन बफेट जो है, जिनका नाम सबने सुना होगा कि दुनिया भर में बहुत मशहूर है वॉरेन बफेट, और कहा जाता है कि उन्होंने अपनी 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। और आज भी जब उनको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई आपको अपने लाइफ में कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है, आज वो दुनिया के सबसे बड़े रईस है, लेकिन उनको जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको कोई रिग्रेट है, कोई पछतावा है,
तो बोलते हैं कि हाँ एक रिग्रेट है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक पछतावा है कि मैंने सेविंग या मैंने इन्वेस्टमेंट थोड़ा लेट शुरू किया और जल्दी शुरू करता तो अच्छा था। अभी देखो उन्होंने 11 साल की उम्र में शुरू किया है और आज भी वो पछता रहे कि भाई शायद उससे थोड़ा जल्दी शुरू करता तो। अभी हम तो 30-30, 35-35, 40-40, 50-50 साल के हो जाते हैं, हम सोचते तक नहीं है कि सेविंग करें, और उन्होंने 11 साल से इन्वेस्टमेंट शुरू किया और वो पछताते इस बात को लेके। तो मैं सुधीर जी इसके बारे में कहना चाहूंगा कि देर भले लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। देर चलेगी लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। समय से मतलब बहुत सारी चीजें समय पे नहीं हो पाती है, लेकिन जब से जागो, इसमें इन्वेस्टमेंट में एक बेसिक फंडा है, जब से जागो तब से सवेरा समझ के शुरू कर दो। थैंक यू Thank you, sir. जी। थैंक यू। और किसी का सवाल है तो हम लोग लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एंड करते हैं Thank फिर you, sir. सेशन। नमस्ते. राजेंद्र सर शायद बोल रहे हैं। उज्ज्वल साहब बोलतात का काय? हाँ हाँ हाँ, नमस्ते. उज्ज्वल साहब बोलिए। आज के सेशन में आपने sir. जो अर्थ साक्षरता के ओर जो पहला कदम रखा है, जी इससे हमारा भारतवर्ष जी पे ये मूवमेंट जानी चाहिए, क्योंकि हमें अर्थ साक्षर होना ही मालूम नहीं है. यस सर, यस सर। मुझे 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 अभी पता चला कि अर्थ साक्षरता मीन्स ना इकोनॉमिकल इलिटरेट दूर करने में आपने जो पहला कदम रखा है और सबको आप अर्थ साक्षर बना के ही छोड़ेंगे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा. आपने जो थैंक यू। नई पहल की है, ये अनोखी पहल है. विदेशों में ये तो बचपन से सिखाया जाता है कि है ना सेविंग कैसे किया जाए, लेकिन आपने ये अभी बोला कि आप अपने बच्चों को भी अपने साथ रखो, तो ये जी। भी है ना अनोखी पहल है. इससे सभी का वेल्थ बढ़ जाएगा. इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक नई है ना मूवमेंट चालू की है, उसमें हमारा सहयोग रहेगा. धन्यवाद. यस, बहुत बहुत शुक्रिया भुजबल साहब, थैंक यू। आपका साथ अगर रहेगा, आप लोग साथ में रहेंगे तो हम इसको आगे बहुत आगे लेके जाएंगे। जो कुछ हमने सीखा है हम आपको देने के लिए तैयार है। हमारे साथ राजेंद्र करने जी भी है। करने जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो यस करने जी। सर जी, आपने जो ये चालू किया है, जी ये एक क्रांति है आर्थिक शास्त्र की. कल आपके साथ बात हुआ, हमने अपना जो मीटिंग था हमने वो पोस्टपोन किया और सो तुरंत अपने नाइस ऑफ लोगों यू। को बोला कि नहीं, अपने को साक्षरता होना मांगता है. आवाज आता है मेरा? यस यस, आ रही है। हाँ, तो इसीलिए जो आपने जो कदम उठाया, ये बहुत अच्छे के लिए उठाया. इसके लिए हमारा सब मंडल की वजह से या आपके फैमिली की इसमें हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और आपका शुक्र गुजार करेंगे कि आपने ये जो नया जो ये किया है बहुत अच्छा है. बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहेगा और साक्षरता, आर्थिक साक्षरता ये होना ही मांगता है, क्योंकि आजकल ये मिडिल क्लास वाले लोग है ना, बहुत सारे वो उनको इन्वेस्टमेंट क्या है वो पता ही नहीं है. इसलिए जो आपने अभी चालू किया है संडे का फंडा, ये मेरे ख्याल से इतना अच्छा है कि ये सभी ने ये ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा जितना लोग अपने को साक्षरता बनाएंगे, आर्थिक साक्षरता, तो बहुत ये जो कदम लिया है, मैं महेंद्र बोराडे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. और ये फंडा अपना हमेशा के लिए चालू रखो और ये अपने को सभी को आर्थिक साक्षरता होके अपन छोड़ेंगे. इसलिए मैं अपने तरफ से आपको शुभकामना देता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू, धन्यवाद। और कोई बात करना चाहेगा या तो फिर सेशन एंड करें? यस, थैंक यू विजय। थैंक यू वंस अगेन नरेंद्र सर, और सभी का भी हम लोग तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं. और ये जैसे कि कोरोना का माहौल है, तो हम लोग आपको सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहें, मास्क यूज करें और सैनिटाइजर यूज करें, और आप सभी की सेहत के ख्याल रखें. तो हम लोग यहाँ पे रुकते हैं. नेक्स्ट सेशन के लिए आप सभी का स्वागत करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, महेंद्र सर. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू।
विशिष्ट